हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। कल की क्लास में हमने बात की थी मेजर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। और ये जो हमारा सीरीज है ये जनरल एग्रीकल्चर का सीरीज है और ये डेडिकेटेड है प्लांट प्रोटेक्शन एंड सुपरवाइजर एंड प्लांट प्रोटेक्शन के साथ साथ हमारे पास कोऑर्डिनेटर यानी कि बिहार में आने वाली अपकमिंग वैकेंसी के लिए। अब ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ प्लांट प्रोटेक्शन सुपरवाइजर और बिहार में ही वैकेंसी आएगी उसके लिए है। अगर आप एग्रीकल्चर से है और किसी भी एग्जाम को देते हैं तो आपको पता है जनरल एग्रीकल्चर से एटलीस्ट 7 से 8 क्वेश्चन मतलब 10 के क्वेश्चन के आसपास में आपको जनरल एग्रीकल्चर से देखने को मिलता है। अब इस जनरल एग्रीकल्चर को हमने बहुत अच्छे से डील किया है। सबसे पहले तो हमने इंट्रोडक्शन देखा। दूसरी क्लासेज में हमने उसके ब्रांचेस के बारे में बात की। तीसरी क्लासेज में हमने डेज के बारे में बात की, एग्रीकल्चर डेज क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है और मेजर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। मेजर ऑर्गेनाइजेशन को हम एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चल रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्रीकल्चर कॉलेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ या एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, जिसमें हमने बात किया था कि 1905 में मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ते हुए 1905 और 6 के करीब में कम से कम 4-5 ऐसे कॉलेजेस थे जिनको सेटल किया गया था एग्रीकल्चर कॉलेजेस। तो ये चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। उसमें हमने जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलप होता गया उस तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन बनता गया। जब ज़रूरत एग्रीकल्चर को इंस्टीट्यूट का था तो इंस्टीट्यूट बनाया गया। जब ज़रूरत एग्रीकल्चर को कोई ऑर्गेनाइजेशन का था तो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। जब ज़रूरत एग्रीकल्चर को कोई एक्सपोर्ट अथॉरिटी की ज़रूरत था तो एक्सपोर्ट अथॉरिटी बनाया गया। जब एग्रीकल्चर को ज़रूरत किसी कॉपरेशन की था तो कॉपरेशन भी बनाया गया। डैट मीन्स हम कहें तो जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर डेवलप करता गया वैसे वैसे हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कॉलेजेस भी हमने क्या किया, डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। जिसमें हमने नाबार्ड के बारे में थोड़ी बहुत बातें की है। आगे हम उसके कार्यों के बारे में समझेंगे, विजन्स के बारे में समझेंगे। हमने आईसीआर के बारे में समझ लिया है कि आईसीआर होता क्या है, कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, आईसीआर का पहला डीजी कौन है, आईसीआर कैसे काम करती है, आईसीआर किस प्रिंसिपल पे काम करती है। उसके बाद हमने एफसीआई देख लिया था कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाते हैं हमारे पास तो बफर जो स्टॉक है यानी कि बहुत एक लार्ज मात्रा में हम स्टोर करते हैं, लाइक वीट को, राइस को, कि ताकि इन फ्यूचर में हम उसे क्या कर सके, यूटिलाइज कर सके। उसी तरह से नाबार्ड हमारा एक बैंक है जो एग्रीकल्चर में जैसे जैसे डेवलप होता गया तो ऐसे लगा कि हमें पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। किसको? किसान को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। चूंकि हमें एग्रीकल्चर को बढ़ाना है तो किसानों को पैसे देना पड़ेगा, किसानों को लोन देना पड़ेगा कि ताकि वो एग्रीकल्चर में कुछ चीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो एग्रीकल्चर में कुछ नए नए चीज़ें ला सकते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। और जैसे ही प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा डैट मीन्स इकोनॉमी कहीं ना कहीं हमारा इन्हांस होगा। उसी के स्टेप के आगे ग्रीन रेवोल्यूशन तक हमने कल देख लिया था, मतलब मेजर ऑर्गेनाइजेशन में IARI हमने देख लिया था कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, इंडिया के किस पार्ट में इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फिर कैसे शिफ्ट किया गया। तो सबसे पहले बिहार में 1905 में हुआ था, फिर इसे शिफ्ट कर दिया गया था न्यू दिल्ली में। फिर न्यू दिल्ली में क्यों शिफ्ट किया गया था? क्योंकि 1934 में अर्थक्वेक आया हुआ था। पहला डीजी की बात करें तो विश्वनाथ पहला डीजी थे। अगर हम बात करते हैं कि ये काम क्या करता है, फंक्शन क्या है, तो स्ट्रैटेजी बनाता है। एंटीसिपेटरी रिसर्चर इंस्टीट्यूट है जो किसी किसी टॉपिक पे रिसर्च भी करता है। पोस्ट ग्रेजुएट को क्या करता है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है। फिर उसी तरह हमने बात किया था आईसीआर। आईसीआर के फर्स्ट डीजी की अगर हम बात करें तो 1965 में इनके डीजी बनाया गया था बीपी पाल साहब को। इस तरह से याद रखेंगे, आईसीआर पहले डेयर बनाया गया, लेकिन अब डेयर के अंदर काम करती है आईसीआर। और डेयर किसके अंदर काम करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे हम आज कहते हैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फार्मर वेलफेयर, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इसके लिए काम करती है। फंक्शन क्या होगा? तो फंक्शन आईसीआर का वही होगा कि हर चीज़ में ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, हर चीज़ को रेगुलेट करना, हर चीज़ को एक रेगुलेशन बनाना। इनके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, इनके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट आते हैं। तो इस चीज़ को क्या करेंगे, हम याद रखेंगे। फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को थोड़ा सा डील किया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की अगर हम बात करें तो शिवराज सिंह चौहान इस मंत्रालय को क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं। उसके बाद CWC के बारे में बात की थी हमने, उसके बाद नाफेड के बारे में बात की थी, उसके बाद हमने FCI के बारे में बात की, उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रीन रेवोल्यूशन।
इससे पहले आप सबको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि आप एक काम कीजिएगा कि टेलीग्राम हमारा ग्रुप है, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली बेसिस पे एमसीक्यू प्रोवाइड कराया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ पे अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। एक ऐसा रेवोल्यूशन, सबसे पहले हमें समझना होगा कि रेवोल्यूशन होता क्या है। रेवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में एक ऐसी परिवर्तन आ जाना, एक ऐसा चेंजेस आ जाना जो अभी तक नहीं हुआ है, जो अभी तक नहीं हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप बहुत टीचरों को देखते हैं, वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर में रेवोल्यूशन ला दिया, कोई कहता है बैंकिंग में रेवोल्यूशन ला दिया। दैट मीन्स हमने वो काम कर दिया जो अभी तक किसी ने नहीं किया है, और जिसकी वजह से उसका एडवांटेज बहुत हो रहा है, तो इसको हम रेवोल्यूशन कह देते हैं। अब रेवोल्यूशन में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन है, दैट मीन्स ग्रीन चीजें पे हुई होगी। बात करेंगे किस टॉपिक पे हुआ था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन पे हुआ था। इससे पहले अगर हिस्ट्री समझते हैं थोड़ा सा, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों जरूरी पड़ा, थोड़ा सा मैं हिस्ट्री बताऊं तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए। थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की तरफ चलते हैं तो हमारे पास, चलिए अगर थोड़ी सी हिस्ट्री के समझे, इसको बहुत अच्छे तरीके से अगर समझने का प्रयास करें कि आखिर कैसे हम ग्रीन रेवोल्यूशन की तरफ बढ़े। देखो, 1947 में हमें आज़ादी मिलता है। कब मिलता है? 1947 में। किस समय? 1947 में क्या होता है, इंडिया फ्रीडम की तरफ आता है, मतलब फ्रीडम इस समय हमें मिलता है। इससे पहले अगर हम बात करें तो 1942 के करीब में एक कैंपेन चलाया गया था, कैंपेन चलाया गया था। उस कैंपेन का नाम था ग्रो मोर फूड, ग्रो मोर फूड कैंपेन। इस कैंपेन में ब्रिटिश सरकार ने बताया कि जितना ज़्यादा हो सके ऐसे वैरायटी को यूज कीजिए जो कैरेक्टराइज वाइज सही है, जो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन दे रहा है, जो हमें डिजीज से लड़ने की क्षमता रख रही है, उस तरह का क्रॉप को ग्रो करना है। लेकिन इसके बाद कुछ और मूवमेंट चलना स्टार्ट हो गया, इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब ग्रो मोर जो फूड था वो क्या हो गया, बंद हो गया। अब 1942 के बाद हमारे पास आता है कौन सा ईयर, 1947, जब इंडिया को फ्रीडम मिलता है। अब 1947 से लेकर 1960 तक इस स्थिति में थे हम लोग कि हमारे पास उतना प्रोडक्शन नहीं था। मान लीजिए कि हम अगर 10 लोग हैं तो हमारे पास खाने के लिए 8 लोग के बराबर ही था, मतलब 8 लोगों के हिस्सा ही था खाने का। उस कंडीशन में हम कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे, हमें 2 लोग को खाना कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उस केसेस में हमें ये देखना पड़ा। अच्छा, उससे पहले जो भी हमारे पास प्रोडक्शन होता था वो सब ऑर्गेनिक प्रोडक्शन होता था। ऑर्गेनिक प्रोडक्शन इन द सेंस कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज था उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता था। तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था जितना हम पॉपुलेशन वाइज ज़्यादा थे, क्योंकि 1947 के बाद 1960 के बीच में पॉपुलेशन हमारा ज़्यादा इंक्रीज कर गया। लोग फ्रीडम आ गए, फ्रीडम आने के बाद पॉपुलेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया। अब पॉपुलेशन इंक्रीज किया तो उस केसेस में हुआ क्या, हमारे पास खाने की कमी हो गई। फूड सिक्योरिटी जिसे कहते हैं, खाद्य सुरक्षा बहुत कम हो गई। अब उस केस में जो तत्कालीन उस समय के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको ऐसा लगा कि फिर ये बहुत दिक्कत वाली बातें हो रही है कि हमारे पास फूड की व्यवस्था नहीं है। और ये धीरे धीरे, एक छोटा टर्म है नहीं कि आज प्रॉब्लम हुई और कल सोल्यूशन हो जाएगी। तो ये धीरे धीरे 1965 की तरफ बढ़ा, मतलब 65 आ गया। उस समय तक हम ये कह सकते हैं कि 1965 की बात है। एक और सरकार के द्वारा, मतलब एक और इनिशिएटिव चलाया गया इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा, HYVP। क्या चलाया गया? HYVP चलाया गया 1965 में। अब HYVP का मतलब होता है हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम का मतलब था कि हमें हाई यील्डिंग वेराइटी प्रोग्राम को लगाना है। अब आप हाई यील्डिंग वेराइटी कहाँ से लगाइएगा? हाई जो यील्ड देकर जाएगा, वो यील्डिंग वेराइटी आप कहाँ से लगाइएगा? आपके पास पहले से वेराइटी होगा। तो फिर ये देखा गया कि हमारे पास तो हाई यील्डिंग वेराइटी है ही नहीं, जो वेराइटी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देकर जाए। तो फिर एक साइंटिस्ट हुआ करते हैं जिनका नाम है MS स्वामीनाथन। क्या नाम है इनको? MS स्वामीनाथन, स्वामीनाथन। इनको बुलाया गया, इंदिरा गांधी जी ने इनको बुलाया। इनको बुलाने के बाद इनसे पूछा गया कि भैया हम कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्रोनॉमिस्ट थे। तो इनको ये सारी चीज़ें पता था कि हम इस पे ऐसे काम कर सकते हैं। इनको बुलाया गया कि किसी भी तरह करके आप इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन में लाइए, मतलब इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालिए। कैसे हो सकता है, हमारे पास फूड सिक्योरिटी कैसे बढ़ सकता है? तो MS स्वामीनाथन जी ने रिसर्च किया, सारी चीज़ ढूंढा। उनको ऐसा लगा कि वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन चला हुआ है। वर्ल्ड में क्या चला हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन चला हुआ है। तो इन्होंने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है, कैसे हुआ ये सारी चीज़ें।
तो उन्होंने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो व्हीट एंड राइस पे, चूंकि लार्जर जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड है इसी दोनों पे। कभी कहीं एरिया में व्हीट ज़्यादा खाया जाता है तो कहीं एरिया में राइस ज़्यादा खाया जाता है। दोनों चीज़ क्या है, हमारे पास लार्जर पॉपुलेशन इस पे डिपेंड है। तो वर्ल्ड में चला था, वर्ल्ड में चलाने वाला एनी बोरलॉग, उसके बारे में थोड़ी सी पढ़ेंगे। तो एनी बोरलॉग साहब ने वर्ल्ड में क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाया था। तो इंडिया वाले को यानी कि एम एस स्वामी जी को लगा कि उनसे मिलेंगे, उनसे बात करेंगे तो वो जरूर हमें कुछ ना कुछ मदद करके जाएंगे। ऐसे केसेस में एम एस स्वामीनाथन जी जाते हैं कहाँ पे, मैक्सिको में। किनके पास, तो जाते हैं एनी बोरलॉग साहब के पास। और एनी बोरलॉग साहब बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक थे, उनको बहुत चीजें बहुत पहले से पता था कि आज जो ग्रीन रिवोल्यूशन हमने चलाया है दुनिया में, ये जो परिवर्तन हमने किया है, इस परिवर्तन को आगे तक कैसे हम कांस्टेंट बना के रख सकते हैं। तो इन्होंने एक जीन बैंक भी बनाया था जिसे हम सीमिट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, सीमिट के नाम से जानते हैं। और इसी सीमिट में व्हीट एंड मेज एंड बार्ले को क्या किया गया, जीन को रखा गया कि ताकि इन फ्यूचर अगर कभी भी आप चाहते हैं कि अपने एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो यहाँ से कोई जीन, यहाँ से कोई सीड ले जाकर आप प्रोडक्शन आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें एम एस स्वामीनाथन जी को बताया गया। उनको बताया कि हमारे पास एक लैब है, एक हमारे पास जीन बैंक है जिसमें व्हीट एंड बार्ले और उसके साथ साथ मेज की कुछ वेराइटी है, और कुछ वेराइटी पे काम भी चल रहा था, तो उसे हम सेग्रीगेशन वेराइटी कह देते हैं। वो भी वेराइटी एम एस स्वामीनाथन जी के देते हैं, एम एस स्वामीनाथन जी को देते हैं, और वो इंडिया लेके आते हैं। फिर उनको क्रॉस इंडिया के वेराइटी के साथ क्रॉस कराते हैं, फिर अलग अलग वेराइटी का निर्माण होता है, और फिर जाके ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस होता है। आई होप कि आपको ये कहानी समझ में आया होगा। अगर हम एक मिनट में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में क्राइसिस आने के बाद, क्राइसिस यानी कि बहुत ज़्यादा हमारे पास फूड सिक्योरिटी की कमी हो गई, और कमी होने के बावजूद, कमी होने के बाद हमने एक प्लानिंग किया, हमने एक टारगेट सेट किया कि हम कुछ ना कुछ इस पे करेंगे। उसके लिए एम एस स्वामीनाथन जी को आगे किया गया। ये मैक्सिको गए, मैक्सिको से जाकर मैक्सिको के साइंटिस्ट से कुछ बीज लेकर आए, और फिर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया। और जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया गया तो उस समय जो टाइम हो रहा था या ईयर्स हो रहा था, 1966 और 67 हो रहा था। इसलिए इस हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम को इसमें बताया गया कि 1966 और 67 के बीच में ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म दे दिया गया। अब ये तो हमने कहानी समझा दी थोड़ी बहुत इंडिया के बारे में, लेकिन जिनके पास ये गए थे उनसे तो पहले मिल लें कि आखिर ये गए किनके पास थे। तो ये जिनके पास गए थे पहले उनके पास चलते हैं और उनकी हिस्ट्री समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। 1965 की बात है। एक जापानी साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था गोंजी राव इंजुका। गोंजी राव इंजुका, क्या नाम था इनका, गोंजी राव इंजुका। इंजुका जो जापानीज वेराइटीज को टू अमेरिकन वेराइटी के साथ क्रॉस कराया गया। RH1 RH2 को क्रॉस कराया गया, और क्रॉस कराया गया जब ये दोनों जापानीज वैरायटी और अमेरिकन वैरायटी का क्रॉस कराकर एक वैरायटी का निर्माण किया गया, जिस वैरायटी को हम आज नॉरिन 10 के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, नॉरिन 10 के नाम से जानते हैं। और ये ड्वार्फ वैरायटी था। कैसा वैरायटी था, ड्वार्फ वैरायटी था। एक्चुअली सीन क्या था कि पहले जो व्हीट की वैरायटी हुआ करता था वो 110 से लेकर 150 सेंटीमीटर की हाइट पे हुआ करता था। अब आप ही खुद बताओ कि इतना लंबा अगर किसी टॉल वैरायटी होगा तो वो हवा के माध्यम से बेंडिंग कर जाएगा, और हवा के माध्यम से जो गिर जाता है, बेंडिंग हो जाता है, उसे लॉजिंग कह देते हैं। तो लॉजिंग की समस्या ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इन्होंने कहा कि ये काम करते हैं, हाइट को पहले रिड्यूस करते हैं। तो इसलिए इन्होंने दो जीन को डाला गया, और जो जीन का अगर हम नाम की बात करें तो RH1 RH2 पूछा भी जाता है कि नॉरिन 10 में कौन से दो जीन है जिनको डाला गया ड्वार्फ वैरायटी बनाने के लिए। तो RH1 RH2, ठीक है। ये बनाकर कितने हाइट उनके लाया गया, मतलब ड्वार्फ बनाया गया, तो 60 से 110 सेंटीमीटर हुआ, कुछ तो हाइट कम हुआ, ठीक है। फिर 1940 में एनी बोरलॉग साहब जो मैक्सिको के थे, इनको पता चला और वहाँ से बीज लेकर आते हैं, और 1940 में इसमें जो रस्ट होता है उसके लिए रेजिस्टेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रस्ट के लिए रेजिस्टेंट बनाते हैं। इन्होंने देखा कि बनाते हैं, या इन्होंने देखा भी ये चीज़ है कि जो हमारे नॉरिन 10 है ये रस्ट के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। और दूसरी बात है हाइट भी छोटा कर दिया गया है, यानी कि इसके अंदर वो भी जीन है जो रिड्यूस है। तो इन्होंने क्या किया, नॉरिन 10 का जो रस्ट रेजिस्टेंट है उसको बनाने के लिए क्रॉस करवा दिया दूसरे वैरायटी के साथ। कैसे क्रॉस कराया, तो एक हमारे पास होता है
फज कह सकते हैं या फल्ज कह सकते हैं, उसको ड्रोमा फल्ज के साथ कराया गया। और फल्स ड्रोमा की अगर हम बात करें तो ये बन के आया क्या, फल्स ड्रोमा। और इस ड्रोमा को टर्की रेड के साथ क्रॉस कराया गया, फिर नॉरिंटेन तैयार हुआ जो रस्ट रेजिस्टेंट था। तो हिस्ट्री को समझिए, पहले 1935 में गोंजीराव इंजिका जापानीज वेराइटी और अमेरिकन वेराइटी को क्रॉस कराया, क्रॉस कराने के बाद नॉरिंटियन बनाया, उसकी हाइट को रिड्यूस किया। फिर इन्होंने रस्ट रेजिस्टेंट वीट का जो 1940 में एनी बोरलॉग साहब जो मैक्सिको के थे, ये क्रॉस करवा के रस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया। अब रस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए इन्होंने जो क्रॉसिंग कराया वो कराया फल्ट ड्रोमा, जिसे फल्ट ड्रोमा हुआ, और उसका क्रॉस करवा दिया गया टर्की रेड के साथ, यानी कि ट्रिपल क्रॉस करवाया। तब तैयार हो गया रस्ट रेजिस्टेंट वीट का वेराइटी नॉरिन 10। ठीक है, अब जैसे ही नॉरिन 10 हमारे पास क्रिएट हुआ, नॉरिन 10 हमारे पास तैयार हुआ, तो सक्सेस ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, वर्ल्ड वाइज स्प्रेड हो गया, मतलब पूरे विश्व में फैल गया 1950 और 60 के पास में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अगर हम इसके जीन्स के जो भी जीन्स आए हैं, अगर इनको जीन को स्टोर नहीं करते जीन बैंक में, तो फिर बाद में हमें जीन्स को ढूंढने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, स्टोरेज कर लेते हैं। तो इन्होंने एक डेवलपमेंट किया सीड बैंक, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जीन बैंक का, जिसका नाम था सिमिट। क्या नाम था, सिमिट नाम था। किसने डिस्कवर किया था, मतलब किसने इसमें डेवलप किया था, तो एनी बोरलॉग ने डेवलप किया था 1939 में, 1963 में इन्होंने किया था। अब ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया की बात करते हैं, 1950 में तो पूरे वर्ल्ड में फैल गया। अब इंडिया में क्या हुआ, 1960 में हमने बताया था क्राइसिस आया, इंडिया हैज नोट फूड सिक्योरिटी, यानी कि इंडिया के पास सिक्योरिटी नहीं था फूड का। तो सिक्योरिटी करने के लिए, यानी कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि इंडिया में एनी बोरलॉग से एम एस स्वामीनाथन ने 100 केजी वीट की वैरायटी लेके आते हैं, जिसमें सोनारा 64, सोनारा 63, लरमा रोजा है। और ये वही लरमा रोजा है जो 3 प्रकार के जो हमारे पास रस्ट होते हैं, वो रस्ट के लिए रेजिस्टेंट है। कुछ ऐसे वैरायटी थे जो सेग्रीगेशन वैरायटी थे। सेग्रीगेशन वैरायटी का मतलब होता है जिस वैरायटी पे अभी भी काम चल रहा है। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, जिस वैरायटी पे अभी भी काम चल रहा है। अब खुद सोचो कि जिस वैरायटी पे काम चल रहा है वो भी वैरायटी दे दिया गया कि आप इस वैरायटी को भी लेके जाओ और इस वैरायटी को लगाओ। तो डेवलप किया गया और सेग्रीगेशन वैरायटी को भी लेके आया गया। तो याद रखिएगा कि इंडिया में जो वैरायटी लेके आया गया वो प्राइमरी वैरायटी था, प्राइमरी इंट्रोडक्शन हम कह सकते हैं वैरायटी था, यानी कि सोनारा 64, सोनारा 63, लरमा रोजा, ये जो 3 वैरायटी हमारा आता है ये प्राइमरी वैरायटी है। ठीक है, अब इन्हीं के साथ हम क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस करवाते हैं। और क्रॉस करवा के हम क्या बनाते हैं, तो सेकेंडरी वैरायटी बनाते हैं या सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बनाते हैं। ठीक है, वैरायटी बनाते हैं, जिसमें से अगर हम बात करें कि नया वैरायटी कौन सा डेवलप किया गया सोनारा 64 से, तो याद रखिएगा सोनालिका, कल्याण सोना एंड सरवती सोनारा। क्या डेवलप किया गया, सोनालिका, कल्याण सोना एंड सरवती सोनारा, ये डेवलप कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ये डेवलप कर दिया गया। अब 1965 में जो HYVP प्रोग्राम चला था भाई इंदिरा गांधी के द्वारा, इसी HYVP प्रोग्राम को 1966 और 67 में ग्रीन रेवोल्यूशन नाम दे दिया गया। एक चीज याद रखिएगा कि ग्रीन रेवोल्यूशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, जिसको थोड़ी सी हमें ध्यान से समझनी है। आपको बारीकी से नोट को भी देखना, पीपीटी को भी देखना और बारीकी से समझना भी है बातों को। क्लियर है, एक समराइज भी इसका हम बना देंगे, आपको परेशान नहीं होनी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में चला। अब ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के लिए एरिया डिसाइड किया गया कि आखिर ठीक है, हमने जो बीज लेके आया है वो बीज को हम कहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कहाँ हम लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि एक ऐसा एरिया जो फर्टिलिटी ज़्यादा हो, मतलब उस एरिया का फर्टिलिटी रेट ज़्यादा हो। अब फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होगा कि वो रेट या वो कैपेसिटी जो मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने की कैपेसिटी रखती है। तो अब देखा गया कि ये कैसे कैपेसिटी रखेगी, जहाँ पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया होगा, जहाँ का मिट्टी बढ़िया होगा। तो देखा गया कि पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के पार्ट में कि ये जो एरिया है जिसे हम ट्रांस गंगेटिक एरिया कहते हैं, ये एरिया हमारा फर्टाइल एरिया है। इस एरिया में हम क्रॉप को क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। तो क्रॉप को यहाँ पे कल्टीवेट किया गया। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि किस एरिया में, क्वेश्चन में नहीं आ सकता है तो इंटरव्यू में जरूर आ सकता है कि किस एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन को चलाया गया था। तो याद रखिएगा पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, न्यू दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश।
क्लियर है। अब ऑब्जेक्टिव क्या था, तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, हमारे पास खाने के लिए नहीं था, हमने खाने के लिए जुगाड़ लगा लिया। मतलब 10 लोग हम थे, हमारे पास खाने के लिए 8 लोग का था, तो हम 8 में से 2 लोग को जो एक्स्ट्रा बच जाता था उसमें हम थोड़ी बहुत बाँटते थे। इससे अच्छा है कि हम 10 लोग का खाना बना लें, 10 लोग का प्रोडक्शन कर लें। तो फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऑब्जेक्टिव लाया गया ग्रीन रेवोल्यूशन का। दूसरा यहाँ प्रिंसिपल ये है, मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि ये शॉर्ट टर्म होगा। मतलब शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि अभी जैसे शॉर्ट टर्म एड्रेसिंग इंडिया हंगर क्राइसिस, भारत में क्या हो रहा था कि भूख से लोग मर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पहले तो भूख से जो मर रहे हैं उनको बचाओ। हमारा शॉर्ट टर्म क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि पहले मर रहा है उनको बचाओ, बाद में हम देखेंगे कि इसका क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। तो इन्होंने क्या किया, ये चीजें लागू कर दिया। दूसरा, लॉन्ग टर्म इनका ये था कि रूरल डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम करेंगे। कैसे रूरल डेवलपमेंट कैसे होगा सर जी? रूरल डेवलपमेंट इस तरह होगा कि अगर ग्रीन रेवोल्यूशन चला है तो वहाँ पे हाई यील्डिंग वैरायटी भी है, तो हाई यील्डिंग वैरायटी है तो फर्टिलाइजर भी तो लगेगा, पेस्टिसाइड भी तो लगेगा, तो उसके लिए कंपनी भी तो बनेगी। और जब कंपनी बनेगी तो उस एरिया के लोग को इंडस्ट्री मिलेगा, उस एरिया के लोग को बेरोजगारी खत्म होगा, मतलब रोजगार मिलेगा। तभी हम कह रहे हैं कि रूरल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया। लॉन्ग टर्म के देखा गया, शॉर्ट टर्म क्या था ऑब्जेक्टिव कि पहले भूखमरी को खत्म करो। लॉन्ग टर्म क्या देखा गया कि रूरल डेवलपमेंट हो सकती है, दूसरा इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सकती है। एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल वर्कर, इंडस्ट्री में अगर फर्टिलाइजर बनेगा, पेस्टिसाइड बनेगा, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर जो वर्कर है उनकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि ग्लोबलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर वर्ल्ड, मतलब विश्व में भी हमारा योगदान होना चाहिए। ये जैसे कि हम ट्रेड कर ले, जैसे कि हम अपना प्रोडक्शन कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दे, तो ये चीज़ें भी देखा गया। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्ल्ड, एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल वर्क, और उसके साथ साथ लॉन्ग टर्म रूरल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, शॉर्ट टर्म एड्रेसिंग इंडियन हैंगर क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। क्लियर है। देखो ग्रीन रिवोल्यूशन को हम चाहते तो बहुत शॉर्ट में लिखा देते। ग्रीन रिवोल्यूशन जो चला था व्हीट एंड राइस के लिए, जिसके फादर एम एस स्वामीनाथन थे, इंडिया में वर्ल्ड में एनी बोरलॉग थे। लेकिन हम डीपली से बढ़ा रहे हैं कि ताकि आपको ग्रीन रिवोल्यूशन से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप उसे हैंडल कर लेंगे। अब हम चलते हैं बेसिक एलिमेंट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, मतलब हरित क्रांति के लिए जो मूल तत्व था वो क्या था। मूल तत्व ये था कि एक्सपेंशन ऑफ द फार्मिंग एरिया, फार्मिंग एरिया को बढ़ावा देना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग करवाना है। जितना ज़्यादा फार्मिंग होगा उतना ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन आएगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन आएगा उतना फूड सिक्योरिटी हमारा क्या बढ़ेगा, मतलब ज़्यादा होगा। उसके बाद डबल क्रॉपिंग सिस्टम लगाओ, डबल क्रॉपिंग सिस्टम लगाओ, इस पे भी जोर दिया गया। उसके बाद यूजिंग सीड विथ इम्प्रूवमेंट जेनेटिक्स, उसके अंदर ऐसे जेनेटिक्स मॉडिफाई बनाना या जीन्स के इम्प्रूवमेंट करके उस सीड को डेवलप करना, ऐसे बेसिक यूनिट रखा गया ग्रीन रेवोल्यूशन का। क्या रखा गया, बेसिक यूनिट रखा गया ग्रीन रेवोल्यूशन का। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का, तो उसमें इंक्रीज इन क्रॉप प्रोड्यूस, मतलब क्रॉप का प्रोडक्शन में इंक्रीज करना। दूसरा, रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन, इंपोर्ट मतलब हम जो खरीद रहे हैं दूसरे जगह से वो कम करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा खरीदेंगे उसके लिए पैसे भी तो अमाउंट फिक्स करना पड़ेगा, पैसे भी तो देना पड़ेगा। तो हम इंपोर्ट पे कम ध्यान देंगे, एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो हम खरीद रहे थे वो खरीदना हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया। उसके बाद बेनिफिट द फार्मर, फार्मर को बेनिफिट मिलेगा, प्रोडक्शन मिलेगा, पैसा मिलेगा, लाइफ स्टाइल उसका उनका स्टैंडर्ड होगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मतलब इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा। कैसे, फर्टिलाइजर बनेगा, पेस्टिसाइड बनेगा, ये सब क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है रूरल डेवलपमेंट या रूरल एम्प्लॉयमेंट, जिस एरिया में कृषि का मतलब प्रभाव ज़्यादा होगा तो रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। फर्टिलाइजर बन रहा है तो उसके लिए भी हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, मतलब रोजगार चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है। क्लियर है। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी तो पड़ा होगा, हर चीज़ का दो पहलू है, मतलब हर सिक्के का दो पहलू है। एक हमारे पास पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव भी होगा कुछ ना कुछ। तो उस समय जो हमारे पास क्राइटेरिया था, नेगेटिव देखने का समय नहीं था, क्योंकि उस समय हम भूख से मर रहे हैं तो पहले वो सोल्यूशन करेंगे कि हम ये देखेंगे कि इसका नुकसान भी हो सकता है, बाहर में जाए नुकसान, नुकसान को तो हम बाद में डील कर लेंगे, लेकिन अभी हम ये डील करें कि हम जीवित रह जाए।
अगर आपके पास दो क्राइटेरिया है कि या तो पहला ऑप्शन है आप जिंदा रहो, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फर्टिलाइजर यूज यूज करो या फिर कोई भी चीज यूज करो, क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ा लो, या फिर आप मृत्यु के पास जाओ। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाए, या फिर हम कोई चीज़ थोड़ी बहुत खराब हो रही है तो हो रही है, लेकिन ज़्यादा इम्पैक्ट उसका इम्प्रूवमेंट पे है तो उस पे ध्यान दिया जाए। तो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इम्पैक्ट ऑन दी सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन। भाई हमने फर्टिलाइजर यूज किया है, भाई हमने पेस्टिसाइड यूज किया है, तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट तो सॉइल पे पड़ेगा। इवन आज भी पड़ा हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने इतना फर्टिलाइजर यूज किया है कि आज भी उसका असर देखने को मिलता है। आज भी असर कैसे देखने को मिलता है? जिस मिट्टी को आपने आदत लगा दी है फर्टिलाइजर को देने का, जिस मिट्टी को आपने आदत लगा दी है पेस्टिसाइड देने का, वो क्रॉप अब आदत से मजबूर हो गई है कि हमें अगर पेस्ट को मारना चाहते हो, पेस्ट से बचाना चाहते हो हमें, तो आपको पेस्टिसाइड्स लगाना पड़ेगा। अगर मिट्टी को ज़्यादा न्यूट्रिएंट देने की कैपेसिटी रखते हो तो फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, सॉइल एंड क्रॉप प्रोडक्शन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों ना पड़े, क्योंकि फर्टिलाइजर जो हम यूज करेंगे उससे नाइट्रोजन आएगा, और वो जो नाइट्रोजन के आ रहा है वो कहाँ आ रहा है हमारे पास, फूड में आएगा, और फिर हम उसे कंज्यूम करेंगे तो वो हमारे ऊपर भी नुकसान करके जाएगा। ठीक है। हेल्थ हैजार्ड जिसे कहते हैं, स्वास्थ्य का खतरा होगा। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल, केमिकल का यूज होना ज़्यादा हो गया। उसके बाद मोर वाटर कंजप्शन, ऑब्वियस सी बात है, जब आप केमिकल दोगे तो उसे सोल्यूशन के लिए, उसे घोल के लिए, उसे मिलाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। तो मोर वाटर कंजप्शन आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। तो थोड़ी बहुत इसको भी देख लीजिए। एनी बोरलॉग, जिनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के इंडिया में किनको कहते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन जी को कहते हैं। ये चीज़ आप थोड़ी सी याद रखिए। इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में समझे तो हम ऐसा समझ सकते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन का दो टाइप्स। पहला वर्ल्ड लेवल पे, एक इंडिया लेवल पे। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो जो हमारे पास 1935 के पास बाद है, जो जापानीज वैज्ञानिक थे, जो दो जापानीज वैरायटी, मतलब एक जापानीज वैरायटी और एक अमेरिकन वैरायटी के साथ क्रॉस कराया, नॉरिंटेन बनाया। फिर एनी बोरलॉग साहब ने 1940 में उस नॉरिंटेन को अपने पास लेकर आया और रस्ट के लिए रेजिस्टेंट बनाया, और उसमें क्रॉस करवाया गया। ठीक है, ट्रिपल क्रॉस करवाने के बाद, ट्रिपल क्रॉस करवाने के बाद ये ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सेस होता है, और सक्सेस होने के बाद 1950 और 60 के आसपास में पूरे दुनिया में फैल जाता है। जब तक 50 और 60 के पहले, मतलब 60 के समय इंडिया में क्राइसिस आता है, और क्राइसिस के समय ऐसा लगा कि हम ज़्यादा दिन तक अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अगर हमने प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया तो। देने में स्वामीनाथन जी एनी बोरलॉग साहब के पास जाते हैं, वहाँ से 100 केजी बीज लेकर आते हैं, और बीज लेके आने के बाद वो इंडिया में कुछ नए वैरायटी के साथ क्रॉस करवाते हैं, और क्रॉस करवाने के बाद कुछ वेराइटियाँ बनाते हैं। उस वेराइटी को यूज करके एक फर्टिलिटी एरिया में, एक फर्टिलिटी लैंड में, जहाँ पे फर्टिलिटी लैंड था, जैसे कि दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हो गया, इस एरिया में अडॉप्ट किया गया, और यहाँ से हमें प्रोडक्शन ज़्यादा देखने को मिला, क्योंकि इस एरिया में फर्टिलिटी हमारा क्या है, ज़्यादा है। चूंकि ये ट्रांस गैंगेटिक रीजन है, यहाँ पे एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा पाई जाती है। क्लियर है? तो ये चीज़ें याद रखेंगे। इनके बारे में थोड़ी बहुत हमने नेगेटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों समझ लिया। अब हम आते हैं कि जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ 1960 और 65 के बाद, तो हमारे पास प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो हमें ये भी लगा कि जो फार्मर को आप कह रहे हो कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग बढ़ाओ, मतलब फार्मिंग एरिया ज़्यादा करो, तो आप किसानों को थोड़ी बहुत लोन भी देना प्रोवाइड कराते हैं, उनको थोड़ी पैसे भी देते हैं कि ताकि उनको सीड खरीदना हो, उनको फर्टिलाइजर खरीदना हो, कोई भी इनपुट खरीदना हो, तो उनको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए बाय दी गवर्नमेंट। इसलिए एक बैंक की एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इस बैंक का नाम है आरआरबी। आरआरबी का नाम फुल फॉर्म होता है रीजनल रूरल बैंक। एक ऐसा बैंक जो किसी रीजन के, किसी रूरल एरिया के, किसी रीजन्स में रहेंगे, वहाँ के फार्मर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। कैसे सपोर्ट करेगा? फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा। उसी बैंक का नाम है आरआरबी। क्लियर है? अब इसके ऊपर हम बात करते हैं कि आरआरबी क्या है। तो रीजनल रूरल बैंक है। एस्टेब्लिशमेंट ईयर याद रखिएगा कि 1975 को एस्टेब्लिशमेंट होता है प्रथमा बैंक के नाम से, जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, 1975। और ये पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था, पहला ऐसा बैंक था या इंस्टीट्यूट था जिनका एक्ट, आमतौर पे पहले एक्ट बनता है, फिर वो एक्ट पास होता है, पास होने के बाद फिर उसको
अप्लाई किया जाता है। लेकिन ये पहला ऐसा हमारे पास स्कीम था या बैंक था या इंस्टीट्यूट था या ऑर्गेनाइजेशन था जिसका एस्टेब्लिशमेंट या फिर जिसका एक्ट, एस्टेब्लिशमेंट पहले हुआ, एक्ट इनका बाद में बना 1976 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में है, इस बात को याद रखें। अब इसका फंक्शन क्या होता है? तो फंक्शन होता है प्रोवाइड द बैंकिंग फैसिलिटी टू रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया। सेमी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। ऑनरशिप, कौन कौन होते हैं इनके ऑनरशिप? तो सेंट्रल गवर्नमेंट 50% इसमें ऑनरशिप रखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो 15%, स्पॉन्सर की बात करें तो 35%, जो उस बैंक को चला रहा होता है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में 43 आरआरबी था, मतलब अभी के फिलहाल आरआरबी की बात करें तो 43 है। फादर ऑफ आरआरबी, मतलब किसे कहते हैं फादर ऑफ आरआरबी? तो एम एस स्वामीनाथन। क्योंकि इन्होंने ही थोड़ी दिन पहले ग्रीन रेवोल्यूशन को स्टार्ट करके सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट किया था, तो इनको ऐसा लगा कि बैंक फैसिलिटी देना बहुत ज़रूरी है। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी एम एस स्वामीनाथन, एंड फादर ऑफ आरआरबी भी एम एस स्वामीनाथन जी को कहते हैं। अब इनके बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास आरआरबी था वो बढ़िया से काम नहीं कर पा रहा था। बढ़िया से तो नहीं कह सकते, हम ऐसा कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाता था, उतना ज़्यादा फाइनेंशियली कंडीशन सही नहीं कर पाता था फार्मर को जितना चाहिए था। तो उस कंडीशन में सरकार को लगा कि हमें इस पे थोड़ा सा और कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहिए। तो उस केस में नाबार्ड को लाया गया। अब नाबार्ड क्या चीज़ है सर? तो नाबार्ड का मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एक ऐसा बैंक जो राष्ट्रीय बैंक है, किसके लिए है? एग्रीकल्चर के लिए है। तो एग्रीकल्चर के लिए, तो एग्रीकल्चर में क्या काम करेगा? रूरल डेवलपमेंट पे काम करेगा, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लाया गया कि ताकि देखो आरआरबी भी हमारा रीजनल रूरल बैंक ही है, वो भी रूरल डेवलपमेंट पे ही काम कर रहा है। लेकिन ऐसा कह सकते हो कि वो उतना बड़ी बड़ी नहीं है या उतना बड़ा संस्था नहीं है जो संस्था रन कर सकती है, बहुत अच्छे से डील कर सकती है। तो लाया गया कि एक बहुत बड़ा बैंक होना चाहिए। जैसे मान लो, जैसे इंडिया में छोटे छोटे बैंक हैं, उनका सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आरआरबी है, सॉरी आरबीआई है, आरबीआई हैंडल करता है। उसी तरह से एग्रीकल्चर का आरबीआई अगर पूछे तो नाबार्ड है, जो बैंक क्या करता है, मतलब ये क्या करता है, लोन फैसिलिटी दिलाता है। क्लियर है? अब नाबार्ड के बारे में चले तो इसके बारे में थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिशमेंट ईयर से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 12 जुलाई 1942 को 82 को, यानी कि 1982 का इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है। वहीं 16 जुलाई की अगर हम बात करें तो 16 जुलाई को हम क्या मनाते हैं? आईसीआर डे के रूप में मनाते हैं। नाबार्ड एक्ट कब आया गया? तो 1981 में इस एक्ट का नाम था शिवारमन कमेटी, एक कमेटी के द्वारा ये इस एक्ट को पास कर दिया गया। अब देखो यहाँ पे एक्ट एक साल पहले पास हो रहा। अमूमन जितने भी हमारे पास प्रोग्राम बनते हैं, जितने भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन बनता है, जितना भी कोई चीज़ पास होता है, बिल पास होता है, तो सबसे पहले उसका बिल पास होगा, मतलब एक्ट पास होगा। एक्ट पास होने के बाद ही वो क्या होगा? एस्टेब्लिशमेंट होगा। ठीक है? और उसके साथ साथ ऑल्सो ट्रैफिक कार्ड जो कमेटी है उसके द्वारा भी इसको पास किया गया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, इस बात को याद रखें। अच्छा, विजन क्या है? मतलब विजन का मतलब है इसका दृष्टिकोण क्या था? तो विजन था द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी हैज बीन द क्लियर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट फ्रॉम द अर्ली स्टेज टू प्लांटिंग। प्लांटिंग करने से पहले इंडिया के फार्मर को एक लोन प्रोवाइड देना कि ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बूस्ट कर पाए, अपने रूरल इकोनॉमिक को क्या करना? बूस्ट करना। तो जब वो बूस्ट करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक कहीं ना कहीं जरूर बूस्ट होगा, और जब इकोनॉमिक बूस्ट होगा, उनका इकोनॉमिक बूस्ट होगा, तो उनका फाइनेंशियली कंडीशन के साथ साथ लिविंग स्टैंडर्ड भी बूस्ट होगा। और जब लिविंग स्टैंडर्ड बूस्ट होगा, दैट मीन्स उस एरिया का या उस पर्टिकुलर रूरल रीजन्स का लोग भी क्या होंगे? डेवलप करेंगे, और लोग भी क्या होगा? बूस्ट होगा। नबार्ड जब सेटअप हुआ था उस समय 100 करोड़ का ही था। इनिशियल कितना था? 100 करोड़ का ही था। लेकिन 2020 की जो डेटा है, मार्च 31 मार्च 2020 की, तो ये 17,080 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। कितने पे? 17,080 करोड़ पे ये पहुंच चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। नबार्ड इज द कंसिडरेट एट 100% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी। ये 100% सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी है। मतलब ये, जैसे आपने देखा देखा होगा कि कोई भी ऐसे कंपनी जैसे स्नैपडील है, अब तो काफ़ी वो बंद हो चुका है। उस केसेस में क्या करता था स्नैपडील?
वो ना लोगों को कोई जहाँ जहाँ पे जो ज़रूरत होती थी वो पूरा करता था। जैसे कहीं पे चापाकल हला दिया, कोई भी कल हला देते हैं, या कोई भी मोटर लगा देना, कोई भी व्यवस्था करा देना रूरल एरिया के लिए। लेकिन नाबार्ड जो है 100% है, ठीक है? जो क्या काम करती है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी काम करती है। फंक्शन ऑफ नाबार्ड, जो लोन प्रोवाइड देता है, किसको लोन प्रोवाइड देता है जी? तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को ये लोन प्रोवाइड देता है। अब उसके बाद ग्रांटेड ऑफ लोन एंड द एडवांस टू आर्टिसन, ट्रेड एंड बिजनेस। उसके साथ साथ इंक्रीज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस फॉर फार्मर, ठीक है? उसके साथ साथ इट्स चार्ज लो रेट, कम रेट पे लोन प्रोवाइड कराना, बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, और उसके साथ साथ रूरल डेवलपमेंट में, यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ये सारी चीज़ें फंक्शन ऑफ नाबार्ड है। ये जो नाबार्ड है, ये 3 टर्म में लोन देती है अपने आप, 3 स्टेप में लोन देती है। पहला शॉर्ट टर्म लोन देती है, जो जो प्रोडक्शन पर्पज से होता है, ड्यूरेशन 12 मंथ का होता है, और इसके साथ साथ आरआरबी एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इसमें क्या रहता है? इंक्लूड रहता है। मतलब वो उसको कह देता है कि हमारे तरफ से इनको लोन दे दो आप, ठीक है? गाइडलाइन के अंदर में। एक होता है मीडियम टर्म लोन, या फिर एमटी कन्वर्जन कहते हैं। एमटी कन्वर्जन का मतलब क्या है कि जो शॉर्ट टर्म आपने लोन लिया, इन केस की 12 मंथ के अंदर में आपके पास पैसे नहीं हुआ, या 12 मंथ के अंदर में आपके पास पैसे का जुगाड़ नहीं हो पाया, तो आप ऐसे केस में आप ये कह सकते हो कि इसको कन्वर्ट कर देते हैं कुछ सालों के लिए, ठीक है? तो याद रखिएगा कि एक्सटेंड पीरियड ऑफ द शॉर्ट टर्म लोन, जो हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन है उसको एक्सटेंड करता है। व्हेन क्रॉप आर डैमेज्ड, बैंक गिवन द एक्स्ट्रा टाइम फॉर द रीपेमेंट। रीपेमेंट के लिए क्या करता है? बैंक थोड़ा दिन के लिए समय दे देता है उसको। और लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन है, उसमें याद रखेंगे 3 से 10 या फिर 15 सालों तक लोन दिया जाता है। इसमें परमानेंट इम्प्रूवमेंट एंड द लैंड एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट एंड मशीनरी पे होता है। याद रखेंगे कि ये जितने भी एग्रीकल्चर का लोन है, वो आपको घर बनाने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है? ये एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव में यूज करने के लिए दिया जाएगा। आफ्टर देन हमारे पास प्रोडक्शन बढ़ा, बैंकिंग फैसिलिटी बढ़ा, जिसकी वजह से फार्मर मतलब किसान लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन देते थे। उस केसेस में हमारे पास इतना प्रोडक्शन हो गया कि 1986 में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूट डेवलपमेंट करना पड़ा, जिसे हम अपेडा के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अपेडा के नाम से जानते हैं। अपेडा का मतलब ही होता है कि जो हमारा एग्रीकल्चर फूड है, क्या है? एग्रीकल्चर फूड है, या एग्रीकल्चर जितना भी प्रोडक्ट है, यानी फूड प्रोडक्ट को क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है और उसका प्रोसेसिंग करता है, ठीक है? इसीलिए इसके फुल फॉर्म भी बोला जाता है एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट और एक्सपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है? ये चीज को याद रखें। डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से भी जानते हैं इसको, ठीक है? चलिए, अब हम इसमें बात करें अपेडा के बारे में कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो अपेडा का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होगा? डेवलपमेंट अथॉरिटी। द अथॉरिटी रिप्लेस द प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसलिंग। मतलब पहले, उससे पहले जो हमारे पास था कि कहीं किसी दूसरे देश में कुछ भोजन भेजना है, कुछ फूड भेजना है, उसको रिप्लेस करके ये अथॉरिटी बनाया गया, ठीक है? एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1986 और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। क्लियर है? फंक्शन क्या है? तो अफेडा हैज मार्क्ड इट द प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट ऑल एग्रो पोटेंशियल स्टेट ऑफ इंडिया एंड हैज बिकम प्रोवाइड सर्विस टू द एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। दैट मीन्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कैसे करना है, किस देश में करना है, कहाँ करना है, कितना एक्सपोर्ट करना है, कितना हमें रखना है, कितना सेव करके रखना है फ्यूचर के लिए, ये सारा काम कौन करेगा? अपेडा करेगा। तो अपेडा का फंक्शन, अपेडा का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, अपेडा का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा एक बार और। अपेडा का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेसिंग या प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट यानी कि भेजना, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है? चलिए, अब आता है हमारे पास सबसे लास्ट, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर का मतलब होता है कि 1904 में हमारे पास हर चीज का प्रोडक्शन ज्यादा होने लगा। अब ज़्यादा होने लगा, मतलब ज़्यादा होने के बावजूद में हमारे पास उस रेट में नहीं मिल पाता था, मतलब वो रेट नहीं मिल पाता था उस प्रोडक्ट का।
अब मान लेते हैं कि आपने पोटैटो, आपने टोमेटो, आपने अदर वेजिटेबल्स को ग्रो किया। अब ग्रो करने के बावजूद 10 रुपए के अगर उसके रेट है, अगर आपको 5 रुपया मिल रहा है, 2 रुपया मिल रहा है, दैट मीन्स आपने जितना इनपुट लगाया उससे ज़्यादा, मतलब जितना इनपुट लगाया उससे बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है। इस केसेस में आपको गुस्सा आएगा। इस केसेस में आपको ऐसा लगेगा कि हम बेचने से अच्छा है रोडों पे बिक देते हैं, कि ताकि सरकार को लगे कि जो किसान को आप प्रमोट कर रहे थे, जिस किसान को आप बता रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कीजिए, आज वही किसान जब आपके पास फार्मिंग करके देता है, तो आप उस किसान के प्रोडक्ट को सही रेट नहीं लगा पाते हैं या रेट नहीं दे पाते हैं। उस कंडीशन में एक लोग क्या करते थे, किसान क्या करते थे, सुसाइड कर लेते थे कि हमारे प्रोडक्ट को सही प्राइस नहीं मिल पा रहा है। तो फिर किसानी से, फिर लोन लेने से, फिर किसी साहूकार से पैसे लेकर खेती करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो बहुत लोग क्या करते थे, सुसाइड कर लेते थे। वैसे में एम एस स्वामीनाथन जी ने देखा कि जिस राइट अप्रोच से, जिस अप्रोच से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाया, जिस अप्रोच से हमने चलाया कि कैसे देश में आर्थिक स्थिति को इम्प्रूवमेंट किया जाए, और वो चलाने के बाद जब फार्मर आज उस स्टेज पे पहुंच चुका है जहाँ पे प्रोडक्शन सही दे रहा है, यूटिलाइजेशन सही कर रहा है, फिर उसको सही रेट ना मिल पाए, दैट मीन्स हमें कहीं ना कहीं लड़ने का, मतलब एक होने का जरूरी है। तो एम एस स्वामीनाथन ने कहा कि जब हमने ये सारी चीज़ें की है, डेट मीन्स इसे हम ही सही करेंगे। अब कैसे सही करेंगे, तो सही करने के लिए उन्होंने एक कमीशन बनाया जो नेशनल कमीशन और फार्मर वेलफेयर के लिए काम करेगा। अब इस नेशनल कमीशन जो 1999 से लेकर 2000 तक बना, मतलब इतने के करीब में मोर फार्मर, मतलब मोर देन फार्मर, इतना फार्मर क्या किया, सुसाइड कर लिया। ठीक है। अब इसके सोल्यूशन के लिए कमेटी बनता है 18 नवंबर 2004 को। कौन चेयरमैन रहते हैं, तो एम एस स्वामीनाथन जी इनके चेयरमैन होते हैं। इस तरह से हमारा नेशनल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर चला था, नेशनल कमीशन और फार्मर चला था। आई होप आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी हो। एक चीज जो मैं कहना भूल जाता हूँ हमेशा, आप लोग कमेंट किया करो, फीडबैक दिया करो जरूर, कि आपका फीडबैक क्या है रिलेटेड टू क्लास। क्योंकि आपका फीडबैक अगर सही होगा, इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, देन उसको कंसीडर करके हम इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे। तो आप जरूर से जरूर क्या कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, चाहे वो नेगेटिव फीडबैक हो या पॉजिटिव फीडबैक हो, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें कुछ बेहतर बनाएगा। अगर नेगेटिव हो तो जरूर बोलिएगा, पॉजिटिव हो तो जरूर बोलिएगा, कुछ इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट लग रही है तो जरूर बोलिएगा, या फिर कुछ चीज़ और की रिक्वायरमेंट लग रही है तो जरूर बोलिएगा। उसके साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए ग्रुप में जुड़ जाइए। उसके साथ साथ एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जहाँ पे डेली अपडेट के साथ साथ हर चीज़ एक्सप्लेन करके बताया जाता है। कोई डाउट भी होता है तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो वहाँ पे भी आपको क्या करना है, जुड़ जाना है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लासेस भी समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ में आई होगी, कुछ चीज़ डाउट भी रह गया होगा, तो एक बार खुद से भी देखिएगा। फिर भी ना समझ में आए, चैट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर भी ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे ज़रूर मैसेज कर दीजिएगा। बाकी उम्मीद है कि आप इतना होनहार है कि आप इस चीज़ को समझिएगा। बाकी कल की क्लास में हम लेके आएंगे अगला टॉपिक, जिसमें इंस्टीट्यूट से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें फादर से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें रेवोल्यूशन से रिलेटेड बात करेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जिंदाबाद, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।